डे 6 है ना? यस सर। डे 6 है। डे 2 पर नहीं जा रहा है। हैं? ऐसे क्लास में पढ़े हैं जहाँ तक 1 2 फिर डायरेक्ट 4 डे 6 सुना गया। 5 होगा। 3 छोड़ दिया 3 हो गए। और आप लोग रिवीजन घर में नहीं करना है, ये फैक्ट है। और ये सब पे लागू होता है, घर में कोई रिवीजन नहीं करना है, और उसका परिणाम ये है कि यहाँ पे आंसर भी आपको नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि कोई क्वेश्चन का आंसर हम एक बार पढ़ लें, तो हम ह्यूमन हैं, और हर ह्यूमन चाणक्य नहीं हो सकता है, और हर ह्यूमन आर्यभट्ट भी नहीं हो सकता, और हर बिहारी राजेंद्र प्रसाद नहीं हो सकता है, और हर यूपी वाला नेहरू नहीं हो सकता। एक दौर था जब बिहार और यूपी के लोग पूरे देश पे राज करते। भारत के पहले राष्ट्रपति बिहार से, जहां से हम लोग आते हैं, अपने झारखंड को अपने बिहारी था। जिसका पहला पीएम यूपी से। देश का संविधान लिखने वाले प्रेम बिहारी सिंह राजा था, बिहार, जहां हम लोग आते। आज स्थितियां क्या हो गई हैं कि बिहार और झारखंड एजुकेशन के मामले में सबसे टॉप पे है, बेकार वाले चीज पे, खराब रिजल्ट के लिए टॉप पे है। क्यों? कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक बार पढ़ लिए तो ये मेरा काम खत्म, तो इसको पढ़ना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कोरम पूरा काम, ड्यूटी पूरा काम। पढ़ने का मतलब होता है कि जब तक किसी क्वेश्चन को हम नहीं समझे तब तक उसका रिवीजन करें। 50 क्वेश्चन पढ़ लिए मैटर वो नहीं करता, 2 क्वेश्चन पढ़ के उसको समझ लिए मैटर वो। लेकिन आप क्या है कि एक बार शुरू कीजिएगा, 50 क्वेश्चन को पढ़ जाइए, और आधे घंटे बाद आपसे पूछा जाएगा तो राम नाम सकते हैं क्वेश्चन का भी, और आपके याददाश्त की जो क्षमता है उसका भी। और एक टीवी में चलने वाला कोई प्रचार नहीं है कि हम आपको दवा देके याद करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं, और कुछ दवाई खाने से याद भी नहीं। प्रैक्टिस करना, अभ्यास, जो आप कोई नहीं करते, स्पेशली बॉयज तो एकदम नहीं करते। जितने यहाँ पे दिख रहे हैं उधर शिवम जी, विशाल जी, राज कुछ नहीं बोलेंगे, राज कभी तो सुनाता है, विकास जी, चंदन जी, प्रियांशु जी, रोशन जी, और गर्ल्स में आदरणीय सम्मानीय खुशबू जी। अच्छा, खैर मेरा आज काम है, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। नहीं पढ़ेगा हम क्या कर सकते हैं? पेरेंट्स को भी दिखा देंगे कि हम जितना क्वेश्चन पढ़ा है वही एग्जाम में आया है। ऑन रिकॉर्ड क्वेश्चन रखने का भी यही कारण है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और लास्ट में अगर हम ले जाकर सीधे दिखा देंगे कि देखिए कि आपके बच्चे को मैंने क्या पढ़ा है और एग्जाम में क्या है। खैर, डे 6, और डे 6 का पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, स्वतंत्र चैप्टर, सेकेंड बुक का चैप्टर 1, और ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां थी, कौन सी चैलेंजेस थे। तो जब भारत आजाद हुआ, आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 ऑथराइज डेट है। तो उस समय भारत के पास क्या क्या चुनौती थी, कौन कौन से चैलेंजेस। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो मिनिमम 5 नंबर का है, तो 12 में मैक्सिमम 5 है, यानी कि जब भी आएगा तो मैक्सिमम 5 वाला ही आएगा, ये 3-2 नंबर का नहीं ही आता। तो इसके लिए आपको पॉइंट वाइज आंसर देना हो, तभी आप अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि 5 नंबर का है तो कम से कम एक पेज आंसर होना चाहिए। तो एक आंसर होने के लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, तभी ना पॉइंट को ब्रीफ करोगे। और आपको मैंने बार बार कहा है कि पॉइंट को ब्रीफ करके पॉइंट को जो है उसको हेडलाइट कर देना है, हाईलाइट कर देना है, अंडरलाइन कर देना है। अगर आप हाईलाइटर लेके किसी रीजन से नहीं जानते तो पेन से ही अंडरलाइन कर दीजिए टॉपिक। तो खैर, उस समय भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन 3 चुनौती था वो बहुत मेजर। और पहला चुनौती था राजनीतिक और एकता दर्शन। तो जब भारत आजाद हुआ, कोई बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, उसका डेवलपमेंट वो अच्छे से बड़ा हो,
वो फिट रहे, मजबूत रहे, उसकी देखभाल हो, पढ़ाई लिखाई करे, वो डेवलप करे, कि उसको नौकरी हो, ये बच्चे का होता है। तो भारत भी शिशु अवस्था में जब था, आजाद हुआ, तो सबसे बड़ा चुनौती था कि भारत का जो है उसका राष्ट्र निर्माण करना है, पुनर्निर्माण करना है, क्योंकि अंग्रेज तो हमारे लुट के ले गए। तो हर सिस्टम को नियमित तरीके से जनरेट करना था, संविधान बनाना था, सरकार बनानी थी, बहुत सारे देशी रियासत थे उनको यूनाइट करना था, एक करना था। तो पहला पॉइंट होगा कि राजनीतिक और एकता का संकट था उस समय। क्योंकि आप समझो ना कि हम लोग अभी तक अपना राष्ट्रभाषा नहीं घोषित कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है हर 3 किलोमीटर में भाषा बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है, कल्चर बदल जाती है। तो बहुत सारी विविधताएं हैं। राजस्थान में मरुस्थल है, तो बंगाल में खाड़ी है। बिहार में नदियां हैं, तो कश्मीर में पहाड़ है, पर्वत है। कहीं जमीन जो है वो फॉरेस्ट एरिया है, कहीं जो है उपजाऊ भूमि है। तो भाषा से लेके, संस्कृति से लेके, भौगोलिक परिस्थिति जो है वो बहुत ही विभिन्नताओं का है। आप चले जाओ मिजोरम में, नागालैंड में, तो वहां के लोगों की हाइट कम होती है। बिहार में आ जाओ तो हम जैसे लंबे लोग होते हैं, हमसे भी लंबे लंबे लोग होते हैं। तो इतनी विविधताएं हैं, इसको यूनाइट करके रखना बड़ा मुश्किल था। तब अवसर था सरकार को बनाना, सरकार को क्या करना ये तय करना। अच्छा, आपको गार्जियन बना दिया जाए और आपके पास 5 रुपया भी ना हो, तो ज्यादा टफ होता है गार्जियनशिप का। आज के जो पॉलिटिशियन लंबे चौड़े भाषण देते हैं, उनको सब कुछ मिला है, उनके पास स्ट्रक्चर है, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रीज, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, सब बना बनाया मिला है। उनको सिर्फ डेवलप करना है। लेकिन जिस टाइम इंडिया आजाद हुआ, उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं, हर कुछ न्यूली स्टार्ट करना। तो बड़ा चैलेंज क्या था? राजनीतिक और एक। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना कर। उससे पहले हम लोग क्या थे? उपनिवेश थे, गुलाम थे। तो लोकतंत्र की स्थापना करना एक बड़ा चुनौती था। तो यहाँ पे मताधिकार भी दे रही थी, और मताधिकार के साथ साथ मौलिक अधिकार भी उपलब्ध कर। फंडामेंटल राइट्स अगर नहीं होगा तो आपका डेमोक्रेसी कहाँ रहेगा, और मताधिकार नहीं होगा तो भी आपका लोकतंत्र नहीं है। तो एक ये चुनौती थी कि सभी लोगों को मतों का अधिकार मिले और सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिल सके। तो ये तीसरा चुनौती था। तीसरा चुनौती था विकास और जनकल्याण। विकास कैसे किया जाए और विकास में पब्लिक वेलफेयर कैसे हो। तो 3 चुनौतियां थी। क्लियर है? शिवम जी खड़ा हो जाइए। अभी मैंने 3 चुनौती बताया, अब तीनों को बताइए कि तीनों कौन कौन से। टॉपिक बताइए, समझना तो बहुत दूसरी बात है। मैंने जो टॉपिक 3 पॉइंट बताए वो 3 पॉइंट बताइए, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग बात कर रहे हो, तो समझ में कहाँ से है। नहीं, इसका ब्लूटूथ भैया का फोन आ गया था ना, हाँ, तो फोन गड़बड़ा दिया। हम विशाल जी बताइए 3 चुनौती। मताधिकार को बढ़ाना, राज जी। राजनीतिक और जनता का संघर्ष। विकास जी। राज्य का संकट, लोकतंत्र की स्थापना, लास्ट में था विकास और जनता में। बैठे। तो ये 3 चुनौतियां थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कभी ये पूछ सकता है कि बंटवारे के बाद, भारत का बंटवारा हुआ ना, विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद कौन सी 4 समस्याएं हैं? विभाजन के बाद भी समस्या आएगा ना, ये अलग क्वेश्चन है, इससे अलग है, इसी चैप्टर का इससे अलग क्वेश्चन है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान कौन सी 4 समस्याएं सामने हैं। तो बंटवारा हुआ तो समय भी समस्या आई होगी। 4 समस्या आपसे पूछ रहा है। तो पहला समस्या है हिंदू मुसलमान का दंगा, हिंदू मुस्लिम दंगे। तो बंटवारे के समय में जबरदस्त दंगा हुआ है,
और एक दंगा तो उसमें भी हुआ था, क्या था, मुस्लिम लीग वाला 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो एक तो कारण था, मैंने एक समस्या जो है सबसे बड़ा था, मुस्लिम हिंदू का दंगा इतना जोर हुआ कि किसी भी स्टेट के प्रेसिडेंट, राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक व्यवस्था, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। एक समस्या यह है। दूसरा समस्या, अच्छा, ये समस्या में देखिए कि लाखों लोगों की मृत्यु। ये दंगा इतना जबरदस्त था कि 100, 200, 1000, 10,000 नहीं, लाखों जाने गए। तो आप इसको ब्रीफ कर लोगे। उसके बाद विस्थापन और पलायन की समस्या थी। मान चलो कि यहाँ लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से जो हिंदू या मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो उनको रहने की जगह क्या हो, जो जा रहे हैं पलायन कर रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको विस्थापित करना एक बड़ा समस्या थी। विस्थापित करना मतलब कि कोई हमारे यहाँ आया, हमारे सपोज करो कि कोई पाकिस्तानी हिंदू था, वो इंडिया में रहना चाहता था, तो आ रहा है तो उस पर बर्डन पड़ेगा, कहाँ रखेंगे सरकार, कोई प्लेस उसके लिए होना चाहिए। बहुत सारे रिफ्यूजी कॉलोनी उस समय में बनाया गया, खतरे में बनाया गया। तो एक ये विस्थापन की समस्या थी, और दूसरा पलायन की समस्या थी। जो है सब लोग भाग रहे थे ये हत्या व्यवस्था देखे, तो भागम भाग को रोकने की भी समस्या थी। तो विस्थापन और पलायन की समस्या थी। और विस्थापन पलायन जब हुआ तो 100-200 का संख्या नहीं, वो तो लाखों की संख्या में, तो लाखों लोग लाखों परिवार आ जाएगा। अब उसको कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे, क्या पहनने ओढ़ने के लिए दोगे। तो सडनली अगर ऐसे इशू आते हैं तो किसी भी सरकार की समस्या हो सकती है। मान लो घर के परिवार का मालिक हो, प्रेसिडेंट हो या गार्जियन हो, और आप खाना 10 लोग का बनाए हो, ठीक है, 50 लोग खाना खाने आ जाए अचानक से रात को 11 बजे, तब क्या करो, खर्च जाएगा नहीं, वो खिलाना ही है भाई। अब गेस्ट आ गए बनाएंगे, समस्या आ जाए। अरे भाई बनाएंगे, घर में चावल नहीं है, यहाँ आटा नहीं है, बनाने के लिए आइटम नहीं है, तो रात के 11 बजे तुम्हारा ससुर का दुकान खुला रहेगा, तो ये समस्याएं हैं, ठीक है। तो दूसरा समस्या ये भी होगी। तीसरा कश्मीर विवाद, पता ही है कश्मीर के राजा का नाम क्या था, हरि सिंह। पहले तो बोले कि हम स्वायत्त रहेंगे, फिर पाकिस्तान में अटैक कर दिया, फिर वो भारत से आके गिड़गिड़ाने लगे, भाई हमको अपने पास रख लीजिए। और वो विवाद इतना मैंने विभत्स हो गया, उसका निपटारा आज 75 साल बाद भी नहीं हुआ है। तीसरा समस्या हो गया कश्मीर विवाद। चौथा है संपत्ति का विभाजन कैसे हो। तो भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्ति, सरकारी संस्थान, सेना, इन सब को लेकर विवाद था कि हम सेना पाकिस्तान को कितना दें, इंडिया के पास क्या है, सरकारी प्रॉपर्टी, ऑफिस, संस्था कौन पाकिस्तान के पास जाएगा, कौन हमारे पास रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, तो संपत्ति जिसमें बाद में उनको पैसा दिया गया। तो ये सब चीजों को लेके विवाद। अगर आपसे पूछे कि इसका बंटवारा का परिणाम क्या हुआ, परिणाम में आइएगा तो सांप्रदायिक हिंसा हुआ, जिसके बाद विस्थापन भी हुआ, जो भी मैं बता रहा था। भाग इधर उधर लोग तो विस्थापन का व्यवस्था करना पड़ा था, सांप्रदायिक हिंसा, विस्थापन, और भारत पाकिस्तान के बीच एक अस्थायी तनाव हो जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। परमानेंटली टेंशन जो है वो बना हुआ है, कभी भी कम नहीं है। ये दो चीजें हैं। तो एक क्वेश्चन है, हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए पॉलिटिकल। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन विधि का आविष्कार होने पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किस प्रकार किया है। तो कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण आप लोग जब भी पढ़ते हो तो 3 भागों में, एक तो 50 के बाद ढूंढा गया है, और एक आपको पढ़ना है जो मेन हड़प्पा का सभ्यता है, और एक पूर्ववर्ती सभ्यता है, 3। लेकिन ये इसका डिसीजन या निर्धारण कैसे हो,
तो इसका निर्धारण का प्रक्रिया देखिए, आपको दो चीजें पढ़नी है। एक पढ़नी है C14 और एक पढ़ना है R37। तो C14 क्या है? तो C14 जो है ये एक आणविक संरचना है जो नाइट्रोजन 14 से कॉस्मिक किरणें टकराती हैं तो ये बनता है। जो वायुमंडल में कॉस्मिक किरण होती है ये नाइट्रोजन 14 से टकराता है तो बनता है C14। और इसमें प्रोटॉन होता है 6 और न्यूट्रॉन होता है 8। एक होता है C12। तो C12 में क्या होता है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो घटता बढ़ता नहीं, वो स्टेबल रहता है। C12 और C14 जो है सब ही चीजों में पाया जाता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में है तो हर चीजों में इसका असर होता है। तो C14 का जो लाइफ है ये है लगभग 5730 वर्ष। ये हाफ लाइफ है, यानी कि इसको हम लोग जोड़ देंगे जिसका लाइफ हो जाएगा, इसका फुल लाइफ है 11,460 वर्ष। तो इसी के जरिए पता चलता है कि कौन सी चीजें कितनी पुरानी हैं। तो जब कॉस्मिक किरणें नाइट्रोजन 14 से टकराती हैं तो बनता है C14 और उसमें न्यूट्रॉन का मात्रा होता है 8 और प्रोटॉन का मात्रा होता है 6। और ये जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे पता चलेगा कि ये बॉडी कितने पहले मर चुकी। जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये C12 हो, मरने के बाद या खत्म होने के बाद C14 काम करना शुरू करता है और ये इतने वर्षों तक बॉडी में रहेगा और ये बता सकता है कि ये कितनी पुरानी। आप CID देखते होगे, क्राइम पेट्रोल देखते होगे, उसमें होता था ना कि कोई बॉडी दफनाया हुआ है, साल 2 साल बाद निकला पता चल गया कि कितनी साल पुरानी बॉडी थी। तो C12 14 के द्वारा तो क्या बोलते फोरेंसिक लैब में पता चलता तो इसका हाफ लाइफ जो है वो है 5730 वर्ष। अब 11,400 पहले रहेगा तो नहीं पता चलेगा कब मरा है। अभी तक तो उसका जानकारी नहीं है। उसके तो इतना तुमको क्या बुझा रहा है? 12,000 साल पहले का तुम थोड़ा मतलब नहीं समझ रहे हो क्या? और ये बेसिकली इसका प्रयोग होता है पुरातत्व विभाग के द्वारा। तो ये कहाँ कहाँ यूज होगा? पहला है लड़की है, चलो करते हो। अरे लड़की पे ध्यान नहीं जाता। ये क्या है? जीवा और ये क्या है? कपड़ा। कपड़ा तो कपड़ा, जीवाश्म और लकड़ी पर इसका प्रयोग बहुत व्यापक है। लेकिन आजकल ह्यूमन बॉडी पे भी इसका यूज है, मानव के शरीरों से का भी पता इससे चल रहा है। तो कार्बन अभी जो बताया ना डॉक्टर लोग जो पता करता है कितने साल या कितने दिन पुराना ये डेड बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी पे भी इसका यूज होने लगा तब ना। पहले इसका लकड़ी पे होता था, जीवाश्म में होता था और कपड़ों पे होता था, ठीक है। तो कार्बन 14 के तहत या रेडियो कार्बन विधि के तहत हड़प्पा का कालखंड है, इसको 3 भागों में व्यक्त किया गया है। एक है पूर्व हड़प्पाई काल। पूर्व हड़प्पाई काल कितना है? तो 3500 से 2600 है। एक है परिपक्व या पूर्ण विकसित हड़प्पा काल, और सब में हिसाब तो लिखिएगा। ये 2600 से 1900। और तीसरा है उत्तर या परवर्ती हड़प्पा काल। तो इसको हम लोग 1900 से 1300 तो इसको जो है इसको हम लोग HD मानते हैं और इसी को पढ़ते हैं क्योंकि ये विकसित था, डेवलप हड़प्पा, ठीक है। अब है
C14 क्या है? सॉरी, R37। R37 जो है वो कब्रिस्तान। अगला प्रश्न था मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सुधार के 2 कारण बताइए। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो है कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था, और जो महासचिव होता है वही वहां पे राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या था? वो राष्ट्रपति बना मार्च 1985 में। कहाँ का राष्ट्रपति बना विशाल जी? शिवम जी? सोवियत संघ का राष्ट्रपति बनता है मार्च 1985 में। और जब राष्ट्रपति को बनता है तो उस समय देश की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब, आर्थिक स्थिति थी वो चिमचिमा देखी हो, प्लास्टिक, उसको धूप में रख दो और उसके बाद उठा लो और हम लोग चेहरा चेहरा बजेगा, तो वैसे वहां का इकोनॉमिकल कंडीशन चरमरा गया। और सारी अर्थव्यवस्था जो थी वो कैसा था? राज्य के हाथ में था, क्योंकि वहां पे बंद अर्थव्यवस्था था, सामाजिक अर्थव्यवस्था था, तो सारी अर्थव्यवस्था जो थी वो राज्य के हाथों में थी। और देश के लोगों की स्वतंत्रताएं कुचल दी गई। वहां पे लोगों को बोलने की, काम करने की, अन्य चीजों की बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी, हर कुछ सरकार से पूछ के कर। ऐसी स्थिति में वो सोचा कि लोगों को स्वतंत्रता दिया जाए। स्वतंत्रता तो इतनी दे दिया कि लोग उसी को छोड़ के भाग गए। 15 घंटा ऐसे सब लोग हो गए, लेकिन वो स्वतंत्रता बहाल करने के लिए प्रयास किया और उसके लिए 2 पॉलिसी लाया। एक ग्लासनास्ट, मतलब समाज को खोल दो, सबको फ्री छोड़ दो, और दूसरा पेरिस्ट्रोइका, यानी कि इकोनॉमिकल रीस्टार्ट करो, रिस्टोर करो, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आर्थिक नवनिर्माण। हाँ, हिंदी में तो रीस्टार्ट करो। अच्छा, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन? ग्लासनास्ट और पेरिस्ट्रोइका ही 2 कारण था। कारण तो होगा कि जो कारण बताया, उसके बाद ये तो आया। हाँ, वही कारण ये था कि वहाँ की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई थी, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण था कि वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। ये राष्ट्रपति बने जब मार्च 1985 में, तो वहाँ आर्थिक स्थिति थी एकदम चरमरा कर रहे थे। ठीक है, और सारी अर्थव्यवस्था थी जो राज्य सरकार के हाथ में थी। वहां पे एक दुकान भी होता था, सरकार का होता था, आप वैसे जाओ वहां काम कर सकते थे, और वहां के लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव को लगा कि इसमें सुधार करना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रताएं उपलब्ध करानी चाहिए, और इसके लिए उन्होंने तो सुधार कार्यक्रम शुरू किए। ग्लासनास्ट, इसका अर्थ होता है समाज को खोलो, यानी खुलापन, और एक पेरिस्ट्रोइका जिसका अर्थ होता है आर्थिक नवनिर्माण करना, या पुनः निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब चलते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल की स्थापना कब होती है? और 321 से 185 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक इंडिका, लेखक मेगास्थनीज। एक और पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य रचित। इसमें कालखंड में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन आपको पढ़ना है 3 को। एक चंद्रगुप्त, जिनका कालखंड रहा 322 से कर सकते हो, 22 से 297। उसके बाद बिंदुसार 297 से 273। हालांकि माना जाता है कि बिंदुसार 297 से 273 नहीं होगा, 269 होगा। 4 साल तो अशोक को शासन प्राप्त करने में लगा था,
297 से 269। सम्राट अशोक 273 से 232। इसमें आपको महाजनपद पढ़ना है, जो पहले हो चुका है, पढ़ाया जा चुका है। महाजनपद 16 महाजनपद थे, उनके नाम या सब चीज डिटेल्स बताए जा चुके हैं। इस मौर्य काल की विशेषता, यहाँ की भू राजनीतिक संरचना, केंद्रीकृत प्रशासन, भू राजनीतिक संरचना मतलब कि बहुत वितरित भौगोलिक स्थिति थी ना। ऐसे साम्राज्य, ये साम्राज्य ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर खनिज वगैरह पाए जाते थे, जैसे अभी वर्तमान का बिहार। यहाँ उपजाऊ भूमि थी, खनिज था, लोहे प्रचुर मात्रा में थे, जंगल थे, इसके चलते हाथियों का प्रयोग किया गया, नदियां थी। तो भू राजनीतिक संरचना इसका जो था वो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। केंद्रीकृत प्रशासन, बॉस इज ऑलवेज राइट, यहाँ पे राजा ही एकदम सही होगा। उसके बाद आर्थिक संगठन, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर भी बढ़िया था, टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी बढ़िया था। सैन्य संगठन, इसका तो कोई जवाब ही नहीं था। शिवम जी, आप सुध कैसे गए? नहीं हाँ दिख रहा है। लिख, सुध के लिख रही हो? भाई कैसे हैं? खड़ा हो जाओ। अंकल देखिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं। आगे बोला नहीं देगा। उसके बाद क्या है आप कैसा है? सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र। तो मौर्य काल में सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्रों का भी विस्तार था। बहुत सारे धार्मिक केंद्र बनाए। धर्म की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य शुरू में तो हिंदू धर्म से ही था, लेकिन इस कालखंड में अंत समय में वो जैन धर्म को स्वीकार करता है। फिर सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करता है। तो हिंदू, जैन और बौद्ध, 3 धर्मों का विकास हुआ। उसके बाद नई नगरों का उदय होता है। कई लिखने हो रहा है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, लोहे का औजार, झारखंड के इलाके से जो यूज मिला उसको, मुद्रा का प्रयोग शुरू हुआ, मुद्रा करेंसी। और अशोक के बाद मौर्य वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। और पतन के क्या कारण थे ये आपको कॉपी में भी लिखना है और 10 कारण कमेंट भी करना। 10 कारण। हाँ हाँ, जो सबके पतन का कारण होता है, भी इसका भी पतन का वही कारण था, उत्तराधिकार की समस्या, फलाना ढकाना, ठिकाना, पैसे आर्थिक। लेकिन 10 कारण आपको कमेंट करना है और कृपया करके घर में रिवीजन जरूर कीजिए। मास्टर साहब के कुछ नहीं खराब होगा, जिंदगी आपका खराब हो रहा है। प्लीज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।